दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक इसमें आपने कविता कहानी, इसमें पंजाबी कहानी आपने सुना, कुछ लेख का पाठ आपने सुना है। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है तेलुगु कहानी आक्रमण कब का हो चुका है। इसको लिखा है वेंकट अशोक कुमार जी ने और इसका अनुवाद किया है आर शांता सुंदरी जी ने। हम इस कहानी को आपके लिए सावधान कथित पत्रिका ले रहे हैं। कथित पत्रिका का एक अंक अप्रैल जून 2007 में आया था। तो आइए सुनते हैं कहानी आक्रमण कब का हो चुका है। अपनी सड़क सांप की तरह बलखाती हुई गांव की ओर चली गई थी। उस सड़क के दोनों ओर लाल, पीले और सफेद रंग के फूलों से हरे गुलाब के बाग थे। पौधे हवा में झूम रहे थे, मगर इतने सारे फूलों के होने के बावजूद तितलियां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। भौरों का गुंजन भी नहीं था, न ही खुशबू भी थी। बस बड़ी तेज मास्क लाए है ना? ऑटो में बैठते ही ड्राइवर ने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा तो फिर बोला कि अभी आपने कहा तो था कि सवाई पर ले जाना है। कंधे पर बैग, हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, केले, वाटर की बोतल। उसे लगा होगा कि मैं किसी पर्यवेक्षण के काम पर जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा, आजकल फूलों के खेत वगैरह के लिए बहुत सारे लोग सर्वे करने आ रहे हैं। गांव पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर लंबी सड़क पर गुलाब की बगीचों से होकर सफर करना पड़ता है। हमें तो आदत पड़ गई है, पर एक आदमी ऑटो में ही बेहोश हो गया। वह बोला, तुम वहीं के रहने वाले हो? किसके बेटे हो? उसे पहचानने की कोशिश करते हुए मैंने पूछा। मुर्गी वाले वेंकट का बेटा हूँ, उसने गियर बदलते हुए कहा। 5 साल पहले यह छोटा सा लड़का था, इसीलिए मैं पहचान नहीं सका। इसका बाप पोल्ट्री चलाता था। उसके असली नाम की जगह मुर्गी वाला नाम भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जब वह मर गया तो अखबार में भी वही नाम लिखते हुए मैंने संपादक से कहा था, मुर्गी वाला वेंकट मरा नहीं, उसकी हत्या की गई थी। पोल्ट्री में उसे 10 साल का अनुभव था। एंटी डंपिंग कानून और कस्टम ड्यूटी से बचकर अमेरिकी चिकन के लेग पीस और एग पाउडर अपने देश में सस्ते दामों पर मिलने लगे तो हमारा मुर्गी पालन उद्योग ठप हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनका दिल खोलकर करने वाले सरकारी नेताओं ने मिलकर ये हत्या की थी। मेरे आवेश को देखकर विरागी की तरह मुस्कुराते हुए संपादक ने कहा था, इस डार्क फ्रोजन चिकन में चर्बी का अनुपात अधिक होता है। इस लेग पीस को वे खाते नहीं हैं। समुद्र में फेंक देने से पर्यावरण को हानि पहुंच सकती है। यह सोचकर विकासशील देशों को सस्ते दामों पर बेच देते हैं। कोल्ड स्टोरेज न करने के कारण इसके साथ कई तरह के कीड़े भी हमारे देश में आ रहे हैं। ये सब जानती हुई सरकार आखिर क्यों मुंह देती है, बताओ? उस वक्त वेंकट की आत्महत्या को सुर्खियों में जगह देकर मैंने कई लेख लिखे, मगर उसका नतीजा केवल ये हुआ कि सरकार ने उसे एक्स ग्रेशिया और सहानुभूति देकर समझ लिया कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसके बाद मछली के व्यापारी, कोचिरेड्डी, दूध बेचकर गुजारा करने वाले नरसिंघोल, तेल की चक्की चलाने वाले इस्तारी और सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों की आत्महत्याओं के पीछे के असली कारण प्रकाश में आने लगे। मगर न जाने किसने धमकाया या पुचकारा, संपादक ने उन सच्चाइयों को दरकिनार कर दिया। इधर या उधर जहां तक नजर जाती एक भी पेड़ नहीं था। जब हेलीकॉप्टर से कीटनाशक दवा को छिड़कना शुरू किया गया था, तभी रास्ते में आने वाले सभी पेड़ों को काट डाला गया था। उनके ठूंठों पर कहीं फिर से हरियाली न फूट आए, इसलिए उन पर तेजाब डाला गया था। बीच बीच में छाया देने के लिए मचान बनाए गए थे। सड़क सुनसान थी। फोन पर आया तो मुझे कुछ याद आ गया। मेरी मक्की की फसल सेठ ने खरीद दी। भुट्टे तोड़कर ट्रक पर लाद कर कामारेड्डी बाजार भेज दी। अब अगर हमें भी मक्के की जरूरत पड़ती है तो वहीं जाकर खरीदना पड़ता है। 2 भुट्टे भून कर मुझे पकड़ाते हुए देवैया ने उदास स्वर में कहा था कि बहुत दिनों पहले की बात थी। गांव में उगी हर एक फसल शहर जाती है। हमारी फसल सुंदर पैकेटों में शहरीकृत होकर ऊंचे दामों पर हमारे पास लौट आती है। ये प्रक्रिया न जाने हमें कहाँ ले जाएगी। मैंने कहा था, और मुझे आलू, चिप्स, पॉपकॉर्न, दूध के पैकेट और हाल ही में शुरू की गई सब्जियों की पैकिंग वगैरह याद आने लगी। तब तक यहाँ कंक्रीट और पिघलते लावे जैसे पुलतार पर रोड रोलर नहीं चला था। चारों ओर कीचड़, पानी, पुलों पर से आती हुई हवा में कीटनाशक दवा की बदबू थी, जिससे मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। की मरम्मत कर रहे थे। मैंने ऑटो लिखवाया और उतर गया।
किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा, उनके चेहरों पर मास्क लगे थे। ड्रिप के आने के बाद पानी के इस्तेमाल का तरीका ही बदल गया। पौधों की जड़ों में पाइपों से पानी बूंद बूंद टपकता है। मुझे किसानों के आंसू याद आ गए। मैं आगे बढ़ा। ओ भैया, वहां से हट जाओ, अब डेंड्रॉन का छिड़काव करेंगे, यहाँ छाया में आ जाओ। मचान पर से किसी ने आवाज दी। मचान के पास पहुंचा तो पता चला कि इससे पहले छिड़काव रात को समय किया जाता था, लेकिन अंधेरे में हाई पावर सर्च लाइट, ज्यादा पेट्रोल का खर्चा, ये दिन में ही छिड़काव होता है। कोई पूछने वाला नहीं, पूछने पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। ये सारे कानून तो सिर्फ हॉलैंड में ही लागू किए जाते हैं। मैं सीढ़ी चढ़कर मचान पर आ गया। लोहे के सलाखों पर ताड़ के पत्ते बिछाए गए थे। मेरी सांस में सांस आई। मिनरल पानी की बोतल निकाली। एक औरत वहीं बैठी पैकेट में से चावल खा रही थी। फूलों की खेती शुरू हो जाने के बाद हर कहीं ये पैकेट आजकल दिखाई देने लगे हैं। अधिक पोषण शक्ति वाला कहकर टीवी में विज्ञापन। उसकी ओर गौर से देखा। माथे पर घाव का निशान था, जैसे मानवता पर लगा अमिट छुपा हो। बीते हुए दिन आंखों के आगे घूम गए। चीख पुकार, चिल्लाहट, आवेग, जनता का पारावार, बिजली की दरें बढ़ाई जाने के विरोध में नारे, आंदोलन। हमें आंदोलन करना है इलेक्का। हमारे नेता विश्व बैंक के हाथों की कठपुतलियां हैं। हम चुपचाप देखते रहेंगे तो ये देश को बेच देंगे। मैंने तेज में आकर कहा था। पता नहीं मेरी बात समझ में आई थी कि नहीं, पर वह इतना तो समझ ही गई थी कि बिजली की दरें आसमान छूने लगी और जरूरत के मुताबिक उसकी शक्ति नहीं है। फलस्वरूप पूरा गांव चल पड़ा था। जो भी वाहन मिला उसमें बैठकर लोग विधानसभा के सामने इकट्ठे हो गए। कर्फ्यू, संघर्ष, गोलीबारी, कुछ लोग मर गए थे। इलेक्का के माथे पर लाठी की मार पड़ी थी। उसी घाव का निशान थे इलेक्का के माथे पर। कहाँ जाना है? इतनी धूप में निकल पड़े हो? आत्मीयता से भरा सवाल। तुम देवैया की बीवी हो ना? कोलतार की सड़क पर दिखाई देने वाली मृगतृष्णा पर से गुजरने वाले फूलों के ट्रक को देखते हुए मैंने धीमी आवाज में पूछा। उसने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। आप कौन है साहब? मेरे घर वाले को याद कर रहे हो? कुरेदने वाली यारों में से वेदना बेहद कर रहे हैं। उस जमाने के किसान और खेत मजदूर आज कहाँ? उस तरह की पंचायतें और उनके फैसले आज कहीं नहीं। ये जमीन किसकी है? आधिपत्य किसका है? खर्च का, भू संस्करण, हाइब्रिड बीज, ग्रो मोर फूड्स, पंचवर्षीय योजनाओं का विकास, स्वयं समृद्धि, पीडीएस, एफसीआई, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा। जब आयातों पर से पाबंदी हटा दी गई तो ये सब चीजें बेमानी हो गई। अनाज का दाम गिर गया। सरकार ने कारपोरेट कृषि शुरू कर दी। वाणिज्य फसलों को प्रोत्साहन दिया गया। फलस्वरूप फूलों की खेती करने के लिए हॉलैंड बोकारो कंपनी ने प्रवेश किया। कंपनी के हित में खेत को किराए पर देने के कानून में सरकार ने परिवर्तन कर दिया। इलेक्का जोर जोर से रोने लगी। मैंने सोचा था कि रोना सुनकर लोग उसे चुप कराने आएंगे, पर कोई जोर नहीं आ रहा। काम करते हैं, रोना धोना साधारण बात होगी। अब आंसुओं का ही अकाल पड़ा है। कहीं एक तरफ से हो तो बताएं। एक्वाकल्चर ने मछलियों की नीली क्रांति को विच्छिन्न कर दिया था। पाम ऑयल ने पीली क्रांति को खत्म कर दिया था। क्रांति को सिंथेटिक मिल्क के फैक्ट्रियों ने ध्वस्त कर डाला था। नीदरलैंड का दूध, अमेरिकी गेहूं, चावल, चीनी, दालें सस्ते में बाजारों में बाढ़ की तरह आ गए थे। उसके बाद कीटनाशक दवाइयों ने जीर्णाशयों में छेद कर दी। मुझे फिर एक पुरानी बात याद आ गई। साफ सुना था कि परसों अखबारों में धान के बारे में लिखा गया था। कम से कम अब तो धान को खरीद लेंगे ना। इलेक्का ने बड़ी उम्मीद के साथ पूछा था। इस वक्त देवैया भी वहाँ मौजूद था। अरे पहले खाना तो खाने दो, अखबार वाले ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो 2 दिन से हमारे साथी हैं। गोदाम के पास ये साहब बात करने लगते हैं तो एमआरओ का पेशाब निकल जाता है। मुर्गी का सालन और मछली का झोल बना था। उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं उनके जीवन को बदल कर रख दूंगा। लेकिन पत्र पत्रिकाएं, आलोचना, सभा सम्मेलन, आंदोलन, ये सब इस स्वेच्छा व्यापार को रोकने में कामयाब नहीं हो सके। भूमंडलीकरण के तकनीकी ज्ञान के जरिए, चीजों के प्रवाह के जरिए वाणिज्य गाँव में घुस गया। उद्योगों पर, बायोटेक्नोलॉजी पर इसकी पकड़ मजबूत हो गई। मेरी जेब में रखे सेलफोन की घंटी बजी। मैंने कहा हेलो। संपादक का फोन था। इलेक्का का रोना अभी भी जारी था। कहिए, मैंने अनासक्त आवाज में कहा। मीटिंग शनिवार को नहीं, शुक्रवार को। क्यों? मैंने आतुर होकर पूछा। सरकार की चाल बदल गई। क्या? ह्यूमन जीनोम योजना पर शोध कार्य करने के लिए अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग शारीरिक अंगों के पेटेंटों के अधिकार खरीद लिए।
ये तो आप जानते हैं ना, जिगर में उपस्थित जींस के अधिकारों को खरीदने वाली फ्रांस की जेरिन कंपनी पहली बार भारत में, वह भी आंध्र प्रदेश में कदम रखने जा रही है। कंपनी सवाई मल्ले में पूंजी लगाकर जन्य परक परिवर्तनों का इस्तेमाल करके सदियों के बाद उगाने वाली है। जिगर से संबंधित बीमारियां ठीक करने के लिए पोलियो की जगह इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का इस्तेमाल किया जाएगा। संपादक का गला रुंध गया। हर कंपनी की नजर भारत पर ही लगी है। यहाँ निरक्षर लोग अधिक संख्या में हैं, देश की आबादी भी बहुत है, इन्हें वे पूंजी की तरह उपयोग में ला रहे हैं। कुछ ही साल पहले लगातार यहाँ की युवतियों को सौंदर्यवती का ताज पहनाकर सौंदर्य प्रसाधन बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए। जिगर की बीमारी में एक गोली खाने से एक टमाटर खाना बेहतर होता है, लेकिन ये खाद्य पदार्थ 2 दिनों से ज्यादा ताजे नहीं रहते। अमीर लोग इन्हें फ्रिज में रख लेंगे, गरीब लोग असावधानी के कारण सड़े हुए टमाटर खाएंगे तो उन्हें और भी कई तरह की बीमारियां जकड़। सुन रहे हो ना? मैं चौंक कर बोला, यस सर। तिलक्का मेरी तरफ दुखी नजरों से देखने लगी। तंदुरुस्त बनाने के बजाय नई बीमारी को जन्म देना, पैसा कमाना इस कंपनी का मकसद है। सरकार को भी ये बात मालूम है, फिर भी वह चुप्पी साध रही है। संपादक ने कहा, ऐसी कंपनियों को देश में आने से रोकना चाहिए। ये एक बार आ जाए तो इनके विकृत कार्यों को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। ये कंपनी कल विद्युत लाने का काम शुरू कर सकती है। खाना, पानी और हवा तक तो हमारे पास अपने नहीं रहे। बच्चों के बीच चिंता हो। मैं सर्वे के लिए आने वालों को रोकने के लिए लोगों को एकजुट करूंगा और आंदोलन शुरू करूंगा। इतना कहकर मैंने अपना सेलफोन जेब में रख लिया और पागल की तरह सड़क की ओर भागा। चप्पलें पैरों से छूट गईं। पूरी पुरानी बात याद आई। घुटनों तक कीचड़ में धंस गया हूँ। आप इस सड़क को तो कम से कम पक्की बना लें। श्रमदान, जन्मभूमि, कितनी सारी योजनाएं हैं। स्कूटर का गियर बदलते हुए मैंने कभी कहा था। मेरे साथ उप सरपंच था। हम एमआरओ के दफ्तर के सामने धरना करके घर वापस आ रहे। चारों ओर खेत, कल करती नदियां। की नदियां मंजूर हो गई हैं, सर्वे पूरा कर लिया गया। सर, हमारे गांव से होते हुए सिलसिला के मेन रोड तक ये सड़क पक्की हो जाए तो गांव का काफी विकास होगा। मैंने कहा था, अच्छा साहब, ये तो बताइए कि धान का रेट क्यों गिर रहा है? आधे दाम पर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। उसी से थोड़ी देर बाद पूछा था, वह तो एक लंबी कहानी है नारना। आर्थिक सरलीकृत पद्धति के नाम से शुरू करके विदेशी पूंजी का स्वागत किया गया था। WTO समझौता के नाम से एक ऐसी पद्धति आई है जिससे कोई भी चीज कहीं भी बेची जा सकती है। पहले अनाज का दाम हमारे देश से बाहर अधिक था, वहाँ निर्यात करके अधिक मुनाफा कमाने के लिए हम WTO के सदस्य बन गए। वह अच्छी तरह जानते थे कि यह एक साजिश है। जब सदस्य बन गए तो बड़े बड़े देशों ने अपने देश के किसानों को 60 से 80% तक सब्सिडी देकर दामों को बहुत कम कर दिया। हमारे देश में विश्व बैंक की शर्तों के आगे सरकार को झुकना पड़ रहा है। सब्सिडी कम करके वह बिजली और खाद के दाम बढ़ा रही है। दाम बढ़ने के कारण हमारे देश में उगाए गए अनाज के लिए कहीं भी बाजार नहीं मिल रहा है। लाखों टन अनाज गोदामों में सड़ रहा है। हमारे देश में भी सस्ते दाम पर मिलने वाले विदेशी अनाज की बिक्री ज्यादा हो रही है। मैंने विस्तार से समझाया। तो 5-6 साल बाद हालत क्या होगी साहब? उसने अपना डर जाहिर किया था। तब तक शायद सुरक्षा विभाग को छोड़कर बाकी सबका निजीकरण हो जाएगा। पारंपरिक फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें विकसित होंगी। मैंने कहा था, मैं कॉर्पोरेट कृषि के बारे में उसे नहीं बता सका था, तब शायद मैंने उसकी कल्पना भी नहीं की। अब खेतों की सीमाओं को मिटाकर डच कंपनी की पूंजी से सिंचाई कराकर सरकार ने कॉर्पोरेट कृषि शुरू कर दी। किसान अपने खेतों में कुली बनकर काम करने लगे। गुलाब के फूलों को निर्यात करके उन्हें वेतन देती है। होम नीड संस्थाएं लोगों की जरूरतों को पूरा करें। दौड़ जैसी चाल गांव में कदम रखते ही सिर दर्द और ज्यादा बढ़ गया। 2 गोलियां ले ली। गांव नया सा लगा। भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा ही थी। पहले जहाँ चावल की मिल थी वहाँ कॉर्पोरेट कंपनी का बोर्ड दिखाई दिया। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की दुकानों के सिर्फ नाम बदल गए हैं। किराने की दुकानें सुपरमार्केट बन गई हैं। कृष्ण मंदिर कॉन्वेंट बन गए हैं। इन सबका हाल तो पहले जैसा ही ठीक ठाक है। इस भूमंडलीकरण के कारण कुचले जाने वाले सिर्फ किसान और मजदूर ही हैं। फिल्मों, उद्योगों और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सब्सिडी बढ़ाने वाली सरकार ने किसानों को कुछ नहीं दिया। कंप्यूटरों के लिए लोन देकर खाद और बीजों के लिए सब्सिडी बंद कर दी। हेलो, नमस्ते सर, मुझे नहीं पहचाना? मैं लिंगा रेड्डी। सरपंच सामने से आ रहा था। पहले भी यही सरपंच था। प्रजातंत्र है,
इसलिए आजकल चुनाव नाम के लिए लड़े जा रहे हैं। नमस्ते, कैसे हैं? मैंने हालचाल पूछा। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है, वह हंसकर बोला। मेरे सरपंच से इस तरीके से बात करनी है कि समस्या उसके समझ में आ जाए। परसों ही शुक्रवार है, इकट्ठा करके आमरण हड़ताल करनी है। यह सोचकर मैंने सरपंच से कहा, आपसे बहुत सारी बातें करनी, घर चलो। हम दोनों उसके घर की ओर चल पड़े। किसानों का जीवन कितना बदल गया है। अपने ही खेत में मजदूरी करते हैं। अन्न पैदा करने वाले किसान को मुट्ठी भर अनाज भी नहीं मिलता। क्या हो गया है सर? गुलाब के बागानों से लाखों रुपयों का मुनाफा मिल रहा है, वेतन भी अच्छा मिलता है। नहीं जानता कि दाम कम है या ज्यादा, पर सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। जीवन तो सुख चैन से बीत ही रहा है। सुख चैन क्या है? पहले छोटे बड़े सब मिलकर मेहनत करके अनाज पैदा करते थे। आज अगर हमें काम करना हो तो रिक्रूटमेंट, योग्यता और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। क्या यही सुख चैन है? क्या कर सकते हैं साहब, हमारे बस में क्या है? जो हो रहा है वह होकर रहेगा, हमारे रोकने से थोड़ा ही रुकने वाला है, उसने उदासीन होकर कहा। मैंने उसकी ओर अविश्वास से देखा। में चाय आ गई। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार पहले भी इसी तरह की बातें हुई थी। उस वक्त हम धान के दाम के बारे में बात कर रहे थे। बाहर सड़क पर जीप में घोषणा की जा रही थी। सरकार ने 1 क्विंटल के 540 रुपए दाम की घोषणा की। किसान कम दाम पर अनाज नहीं बेच सकते। दलालों की बात पर विश्वास करके धोखा न खाएं। ये क्या है सर? सूप में भूसा डालकर कुत्तों के बीच झगड़ा करवा रहे हैं। न वह खरीदेंगे न दूसरों को खरीदने देंगे। उसने कहा था, मुझे भी लगा था कि वह ठीक कह रहा है। तो कहीं एक घटना हो गई थी। एक तरफ अनाज गोदामों में सड़ रहा था और दूसरी ओर लोग भूखों मर रहे थे। चावल की बोरियां गोदामों में पड़ी थी और बिक्री न होने से उनमें सड़न आ गई थी। अखबार में रिपोर्ट लिखने के लिए मैं उस गांव में गया था। किसानों से दोस्ती करके मैंने धरना करवाया था। फलस्वरूप गांव में FCI काउंटर खोला गया, लेकिन पासबुक वगैरह लेकर किसान घंटों इंतजार करते खड़े रहे। सिर्फ 100 लोगों को पर्चियां दी गई थी, हर एक को सिर्फ एक ट्रैक्टर लोड के लिए मिट्टी के ठेलों से भरे हैं, ये कहकर आधा माल वापस कर दिया गया। सर, मैं जिले के किसान संघ का अध्यक्ष हूँ। आप लोग सिर्फ 100 किसानों से अनाज खरीद रहे हैं, तो फसल का आधा हिस्सा भी नहीं दिए, तब आप किसान कहाँ जाएंगे? मैंने तैश में आकर पूछा। इस गोदाम में सिर्फ इतना ही माल रखा जा सकता है। ऊपर से जब ऑर्डर आएगा तभी नया काउंटर खुलेगा। बरसातें हो रही हैं, अनाज भीग जाएगा, ऑर्डर कब आने वाले? मैंने पूछा था, कोई जवाब नहीं मिला था। एक किसान ने गुस्से से कहा था, इस तरह वे हमारी बात नहीं मानेंगे। चलिए, रास्ता रोको ही एकमात्र उपाय है। रीढ़ की हड्डी तो किसान ही है। अब रीढ़ टूट गई है, लोगों उसकी मदद करो। अन्नदाता सुखी हो, किसान ही देश का राजा है। राजा को दर दर भटकना पड़ रहा है। नारे गूंजने लगे थे। अखबारों में धरनों की खबरें होती थी, गोदामों के घेराव और आक्रमण के ब्यौरे होते थे। उस रात मैं सो नहीं सका था। मन में तरह तरह के ख्याल फूट रहे थे। नारियलों के पेड़ों के पीहर जैसे केरल राज्य में नारियलों का आयात किया जाएगा। 500 करोड़ टन अनाज से भरे हमारे देश में अतिरिक्त अनाज का आयात किया जाएगा। एसोचैम और FIC जैसी कंपनियां भारत में कारपोरेट कृषि शुरू करेंगी। इन सब के कारण क्या हैं? नतीजे क्या होंगे? चाय ठंडी हो जाएगी। लीजिए सर। लिंगा रेड्डी ने कहा तो ख्यालों से बाहर निकलकर मैंने सिंथेटिक दूध से बनी चाय हाथ में ले ली। सरपंच अब व्यापारी बन गया। इसका सबूत दे रहे थे उसके घर में रखे टोकरे, तराजू और तोलने के बाद। नमस्ते सर, आपने मुझे पहचाना? शेखर हूँ, तभी सरपंच का बेटा भी आ गया। पूरा हो गया। जन्मभूमि मीटिंग में एक बार इसने राइस मिल का मालिक बनने की इच्छा जाहिर की। याद है ना? लिंगा रेड्डी ने गर्व से कहा। मैंने उसकी ओर गौर से देखा। ताड़ के पेड़ की तरह लंबा हो गया है। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे याद आया एक दिन मैंने किसानों से कहा था, कल जन्मभूमि की मीटिंग है, RDO आएंगे, अनाज की खरीदारी के बारे में धरना करेंगे। किसान पहले से ही निराशा से थे। कुछ लोगों के पास जो अनाज था पानी में बह गया था, बाकी लोग हिम्मत हार चुके। मशीनों की तरह मेरे साथ चले आए। इंटर में स्टेट रैंक पाने के उपलक्ष्य में कॉलेज की ओर से जन्मभूमि कार्यक्रम में शेखर का सम्मान किया गया था। पूछा गया था, तुम क्या बनना चाहते हो? RDO के सवाल का जवाब देते हुए शेखर ने कहा था, राइस मिल का मालिक बनना चाहता हूं। सभी किसानों का अनाज सरकार द्वारा निर्धारित दाम पर खरीद कर उनकी मदद करूंगा। ने अपना बड़प्पन बातों में जाहिर किया था। इस पर सीटियां बजी थी, तालियां बजी थी, नारे गूंज उठे थे। किसानों ने RDO को घेर लिया था। अधिकारियों ने
कार्यक्रम को बीच में ही बंद कर दिया था और चले गए थे। वहाँ पे फैसले लेने आए लोगों ने किसानों को भला बुरा कहा। किसानों का अनाज किसी ने नहीं खरीदा था, लगातार 2 फसलों की बिक्री नहीं हुई, तो किसानों का ध्यान मोनसार्ट, पायनियर, एग्रोफोरस, टर्मिनेटर आदि के बीजों के प्रयोग से वाणिज्यिक फसलें उगाने की ओर चला गया। राय को ध्यान नीचे रखते हुए कई बार छोड़ा। राइस मिल का मालिक बनना चाहते थे, पर अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन बैठे। फिर मैंने कहा, सरकार यहाँ पर जेनेटिकल फूड प्रोजेक्ट योजना चलाने की अनुमति देना चाहती है। इस साल डच कंपनी के साथ किया गया दोनों का अनुबंध समाप्त हो गया। फ्रांस की जेरिक कंपनी यहाँ सब्जियां उगाने की बात पर विचार कर रही है। वे साधारण सब्जियां नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होंगे। तो अच्छा ही होगा ना सर, इन फूलों की फसल से तो बेहतर होगा, लिंगारेड्डी ने कहा। मैंने कहा ना, वे मामूली सब्जियां जैसी नहीं होंगी। उन्हें उगाने के लिए रासायनिक दवाइयों का बड़ी मात्रा में उपयोग करना पड़ता है, पानी भी अधिक मात्रा में खर्च होगा। इस प्रकार की फसलें पहले फ्रांस में उगाई गई थी, जो फसलों के बाद भूगर्भ के जल में नाइट्रेट की मिलावट के कारण पानी का प्रदूषण, वातावरण का प्रदूषण शुरू हो गया। सरपंच से मिलने आ गया। उसके जाने के बाद लिंगारेड्डी ने कहा, आंदोलन, धरने, यहाँ तक कि आत्महत्याएं भी सरकार के निर्णय को बदलने में असफल नहीं होंगी। ये बात लोगों को अच्छी तरह मालूम हो गई। शायद लोग निराश हो गए। सरकार के निर्णय को मान लेने की उन्हें आदत पड़ गई। वे जान गए हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना भी बेकार है। जमाने में राजा महाराजा हथियार लेकर पराये देशों पर टूट पड़ते थे और उन्हें अपने अधीन कर लेते थे। अब वह तरीका बदल गया है। अब अमेरिका और यूरोपीय देश व्यापार के जरिए दूसरे देशों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करके उन्हें अपना दास बना रहे। हम पर कब का आक्रमण हो चुका है सर, लिंगारेड्डी की आंखें भर आई। मैं उसे मना कर किसानों की चौपाल तक ले गया। आजकल वहाँ कोई नहीं आता। बिजली आंदोलन और धान के निर्धारित दर के आंदोलन के दौरान वही मेरा निवास स्थान था। अंदर बैठने लायक जगह नहीं थी, तो मैं बाहर ही बैठ गया। किसानों में कुछ अपरिचित थे, तो कुछ पुराने दोस्त भी थे। फिर भी सब मुझे ऐसे देख रहे थे मानो मैं वहाँ नया नया आया हूँ। कहा, अगर उन फसलों को हम यहाँ उगाएंगे तो हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वह जहरीली हो जाएगी। अब सिर्फ वही एक चीज है जो हमें मुफ्त में मिल रही है। जो मिनरल वाटर हम खरीद करके पी रहे हैं वह भी दूषित हो जाएगा। हम पहले ही प्राकृतिक चीजों से दूर होते जा रहे हैं। कम से कम पानी और हवा के लिए हम लड़ाई जारी रखेंगे। इन फसलों को खाने से जो समस्याएं पैदा होंगी उन्हें रोकेंगे। अपने देश के लिए जिसे हानिकारक समझता है उसे हमारे देश में क्यों उगाना चाहता है? तो सवाल मेरी बातों का किसानों पर जरा भी असर नहीं हुआ। अगले दिन मैंने दिन भर घूम घूम कर सबको इकट्ठा किया और शाम को किसान रैली को संबोधित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के दिनों में सिर्फ टू माउथ जहाज से मुंह तक की हालत थी हमारी। अनाज के इंतजार में बैठे रहते थे। अनाज का उत्पादन संभव हो सका। दुनिया भर की वाणिज्य संस्थाओं के आधिपत्य का स्वागत करके हमने उसे भी हाथ से जाने दिया। वाणिज्य फसलों से अन्न के दानों पर, कारपोरेट कृषि से अपनी जमीन पर हम अपने अधिकार से हाथ धो बैठे। कल जेनेटिक फूड्स के बाद शरीर के अंगों पर अपने अधिकार को, बेबी डिजाइनिंग के बाद पैदा होने वाले शिशु पर अपनी ममता को भी खो देने की संभावना है। इन सब पर जब तक रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक हमारे संघर्ष को रुकना नहीं चाहिए। मेरे स्वागत भाषण के साथ ही रैली शुरू होगी। संघर्ष, रैली, धरने, अधिकार, ये सब सुनकर किसान अचंभे में आ रहे हैं। मानो ये सारे शब्द उनके लिए नए हों। ये सब समझ रहे थे कि यहाँ कोई तमाशा हो रहा है। वो बैग के नारों से मोटरकारों को रोकना, गिरफ्तारी, कैद किया जाना और छूट जाना, आखिरकार मैं आमरण अनशन करने बैठ गया। सुबह होते ही अखबारों में फोटो और खबरें छपी और एक ही रात में किए गए कई निर्णय। अगले ही दिन भारत सरकार को धमकियां दी गई। जर्मनी ने एपी ट्रांसको को बंद करने की घोषणा की। फ्रांस से रेल के भाड़े बढ़ाने की खबर आई। स्विट्जरलैंड ने कहा कि वह आरटीसी सरकारी यातायात आयोग में पूंजी लगाना बंद कराए। अमेरिका ने धमकी दी कि वह खाद, गेहूं और चावल देना बंद कर देगा। देश का सब कुछ पहले ही निजी संस्थाओं के हाथों में चला गया था, तो पूंजी लगाकर उन देशों ने अलग अलग संस्थाओं पर अपना अधिकार जमा लिया था। अगले ही दिन संसद की आपातकालीन बैठक हुई। कानूनों का संशोधन किया गया। 5 साल तक के लिए धरने, रैली, सभा, समावेश, अनशन आदि पर पाबंदी लगा दी गई। कुछ ही घंटों में नया कानून लागू हो गया। किसी भी कंपनी के किसी भी निर्णय के विरुद्ध जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जरा भी ढील दिखाने से अपनी जान आफत में पड़ सकती है। जनता पर काबू पाया नहीं जा सकता, इसी बात का सरकार को डर था। इसीलिए जिन देशों ने आक्रमण किया था वे सब एक हो गए। जनतंत्र में जो एकमात्र नागरिक अधिकार बचा था उसे भी उन्होंने खरीद लिया। जिस बात को मैं नामुमकिन समझता था उसे भी उन्होंने मुमकिन बना दिया। इस बात की कल्पना मैंने सपने में नहीं की। हम पर कब का आक्रमण होता है। सरपंच की बात मुझे याद आई। मेरे हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई। मैं नहीं जानता था कि मुझे किस अपराध के लिए कैद किया गया था। शायद इसके पीछे भी कोई कानून होगा। ये खबर कल के अखबार में भी नहीं छपेगी। कारण दोस्तों, ये कहानी किसान जीवन की त्रासदी को जिस तरह से उजागर करती है, उससे पता चलता है कि हमारी व्यवस्था का किसानों के प्रति रवैया क्या रहा है। अगर कहानी आपको लगे कि ये आपके किसानों की बात आप तक पहुंचाने में सक्षम है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी बातचीत में किसानों की समस्याएं हैं उनको सम्मिलित करें। शुक्रिया।